तो लड़िए ना डॉक्टर साहब, मैं तो खुद कह रही हूँ आप लोग लड़ा करें, आप लोग लड़ते नहीं है, बार बार सीज फायर मांग लेते हैं। अब आपने अफगानिस्तान के साथ भी सीज फायर कर दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए था जो आपने भारत के साथ किया। सर लड़े, मैं तो कह रही हूँ सर लड़ा करें, प्लीज लड़ा करें, आप लोग मत रुका करें, आखिरी टीटीपी के आदमी के मरने तक सर आप लोग रुकिएगा नहीं प्लीज, कसम है आप लोगों को। आपके यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है, और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहां पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं। आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का है? तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, $80 अरब दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है, और उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50% तो कर ही रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। अब जाहिर है वो अपने तौर पे तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही पासपोर्ट बना लिया, खुद ही वीजा ले लिया, यहाँ से यकीनन कोई ना कोई माफिया होगी जो उनको उधर पहुंचा रही है। तो ये तो है सर। उसके बाद जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, गल्फ कंट्रीज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान पे भी जब जब मुसीबत पड़ी है, जब इन्हें पैसा चाहिए हो या कोई और तरह की मदद चाहिए हो, सर ज्यादातर हमारी मदद जो है वो या तो चाइना ने की है, या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, या सर दूसरी कंट्रीज ने की है। हाँ, गल्फ कंट्रीज कभी कभार देती है। सर सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन दिए थे तो क्या कहा था, 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे, और बस सिर्फ देखना है, टच नहीं करना इन डॉलर्स को। और उसके बाद जब मांगे थे तो सर कैसे भागते हुए हम चाइना गए थे, और हमने चाइना से जाकर कहा कि हमें सऊदी अरेबिया को पैसा वापस करना है तो आप दे दीजिए। सर गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं ना सर, वो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी चाराने की शर्म होती ना तो शायद हम दोबारा उनका नाम ना लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम हर जगह सर पहुंच जाते हैं इस मुसलमान होने का दावा करते हुए, और उसके बाद सर वो हमें कहते हैं हमारे साथ मत जोड़ो। हम कहते हैं जी हमारे तो डीएनए जो है वो गल्फ कंट्रीज का है, हम तो जी तुर्क है, हम कभी कहते कोई कुछ अपने आप को बताते हैं और वो कहते हैं नहीं ना हबीबी, हैया हैया, पैसा मत मांगना भैया। तो आपको पता है डॉक्टर साहब, सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता था कि भैया तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस हैं मुश्किल तरीन वक्त, एंड देन मतलब बाद में उसको वेव ऑफ भी कर दिया। आप तो कह रही है ना वो तो जी आते हैं, आपने एक लास्ट जो मुआहदा IMF का से लेते हुए पाकिस्तान का जो हुआ है उसको आपने हाईलाइट किया है। मैं समझ सकता हूँ कि जी वो पाकिस्तान, सऊदी अरब ने कहा ये पैसे पकड़ो, हाथ नहीं लगाना है इन पैसों को, ये स्टेट बैंक में पड़े रहेंगे। वो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये है कि 80 साल ताल्लुक को आप एक ब्रश से साइड कर देंगी कि जी इस तरह का ताल्लुक है। ऐसे तो नहीं है। माजी में पाकिस्तान को जब भी सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हमेशा पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए, इंगेज हुए। कभी कर्जा लेना पड़ा तो कर्जा लिया। यही हमारे ताल्लुक क्योंकि डिफरेंट हैं। मैं इस बात को समझता हूँ हमारी एलीट ने भी इस ताल्लुक को मिसयूज किया। मैं आई एग्री विद यू ऑन दैट पार्शली। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो हमें ताल्लुक को खजूरों की बुनियादों पे देखते हैं जो आपका मौक़िफ़ है, या ताल्लुक को इस एंगल से देखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि सऊदीज हमारे बड़े पार्टनर हैं। हाँ, इस तरह के एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। ये जो फ्रॉडिये होते हैं, झूठे लोग होते हैं, ये आपको मुझे ये बताएं क्या भारत से लोग, सर एक सेकंड सर, जब सऊदी अरब को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सर वो भारत में करता है। सर एक सेकंड जस्ट 1 सेकंड, मैं वैसे और बात करने लगा था, भारत का नाम आया, आपने मुझे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं करनी।
मैडम मैं ये कह रहा हूं कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल या इस खित्ते के लोग जो हैं और कोई क्राइम नहीं करते। पाकिस्तान अकेला क्रिमिनल है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज़ से, आपकी बात बिल्कुल 100% 100 आने ठीक बात कर रही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं वो तो है ही कोई नहीं, और ये भिखारी हैं जो जा रहे हैं, और भिखारियों, हाँ भिखारियों का अपना एक नुकसान है, वो हमारे लोग भी करप्ट हैं, वहां पे जाके तंग भी करते हैं, वो गलत है। लेकिन इस ताल्लुक को ऐसे कह देना और फिर और मुल्कों के कभी कोई नहीं 2 नंबर लोग वहां पकड़े गए मैडम। बिल्कुल दरअसल मैं बिल्कुल। सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें इस चीज को इस एंगल से देखना चाहिए कि हमारे ताल्लुक में, आपको पता है, यू विल बी शॉक टू नो, बिकॉज मैं पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटी, आपको पता है पाकिस्तानी टीचर्स हजारों की तादाद में सऊदी अरब में पढ़ाते हैं, हजारों की तादाद में, और यहां से छोड़ छोड़ के गए हैं, इंडिया से भी हजारों लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट में पढ़ा रहे हैं। सर आप मैंने ये नहीं कहा कि 100% ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि 50%। आपने सर 50% इज अ बिग नंबर। और सर नहीं, दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते। वो दूसरी बात ये कि हर कंट्री से जा रहे होंगे, लेकिन सर हमारे से कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है, वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है, ये रिकॉर्ड पर है। हमारे हमारे कश्मीर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर बात सारी ये है कि ये ऐसा कहना कि नहीं जी हमारे से तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो सारे काबिल और पढ़े लिखे लोग ही वहां जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से तकरीबन 50% भिखारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अब पहले शायद पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े भी जा रहे हैं। तो इस वजह से ये खबर जो है हर जगह पहुंच गई है और पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हुई है। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, कहीं से उन्होंने कहा कि भिखारी आ रहे हैं और हमें कहा गया हो कि जी वहां से ना आने दें? ये चीज तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही है। तो सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे, सर अच्छे भी जा रहे हैं। और जहां तक भिखारियों की बात है तो सर हमारे यहाँ से तो सर सूट टाइप पहनकर और बाकायदा सरकारी जहाज में भी जो जाते हैं लोग, वो भी भीख ही मांगने जाते हैं ना। सऊदी अरब से कभी कहते हैं इतने बिलियन का हमें ऑयल दे दो फ्री में, या कर्जे पे दे दो, या उधार दे दो, सर वो भी भीख ही होती है। अगर वो भीख मांग रहे हैं तो अगर आम पब्लिक बेचारी पहुंच गई और सीधे सीधे भीख मांग रही है, उनको तो चाहिए हर तरह के भिखारी बंद करें। उन्हें के ना तो कोई सरकारी भिखारी यहाँ पर आए और ना ही गैर सरकारी भिखारी आए, तब जाके पाकिस्तान के हालात सही होंगे। ऐसे थोड़ी के साथ सूट टाई लगा के और आप जो है वो एयरफोर्स का जहाज लेके या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जहाज लेके गए तो जाके आपको भीख मांगना बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर कोई बेचारे किसी तरीके से गिर पड़ के वहां पहुंच जाए और वो किसी से भीख मांग रहे हैं तो पकड़ पकड़ के निकाले जाएंगे। तो सर भीख मांगना ऊपर से, इमरान खान कहते थे ना ऊपर का लेवल सही हो तो नीचे तक सब सही हो जाते। खैर इमरान खान खुद कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल उनकी मैं फैन नहीं हूं, लेकिन एक एग्जांपल वो दिया करते थे जो बड़ी अच्छी थी। तो सर पहले ऊपर के लेवल से भीख मांगना बंद कीजिए, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट जा रही हो, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जा रही हो, सबको भीख मांगना बंद करना होगा, तभी नीचे तक लोग आएंगे। वो बेचारे जिनका घर नहीं चल रहा है, जिनके घर में यूटिलिटी के पैसे नहीं है, वो अगर भीख मांगे तो हो भीख मांगी, उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे। और ये लोग जो जा जाके कनाडा, अमेरिका, कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रहे, इनकी भीख के ऊपर कोई बात नहीं करता। चले मैडम, अब आप इतना गुस्से से बातें कर रही हैं नहीं तो नहीं नहीं, ठीक है। मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, नहीं स्माइल आप, करके। नहीं नहीं, आपने सारे ताल्लुक को, यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुक को खजूरों से लिंक कर दिया कि जी वो सऊदी जो बादशाह है वो सिर्फ खजूरें बेचता है यहाँ। चले मैडम, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, यूएई को आपने एक भिखारियों से लिंक कर दिया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो रहने देती हैं हमारे। बाकी किसी ताल्लुक को किसी और चीज़ से आप जोड़ दें, क्या कहा जा सकता है। मैडम अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तो बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है इस वक्त। वज़ीर आज़म सऊदी अरब हैं, फील्ड मार्शल जॉर्डन और इजिप्ट, और ट्रंप जो है वो मलेशिया में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं। मोदी साहब तो पहुंचे ही नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को रेलिवेंट हो गया है इंटरनेशनल में, कि या कि आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान के साथ प्रैंक हो जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं नहीं सर, बिल्कुल इनको जाना चाहिए, सबसे मिलना भी चाहिए, टर्म्स भी ठीक करने चाहिए और पाकिस्तान को रेलिवेंट होना भी चाहिए। आई विश कि पाकिस्तान रेलिवेंट हो और पॉजिटिव तरीके से रेलिवेंट हो। ये ना हो कि हर जगह जाकर आप सिर्फ अपना कोई मतलब सीधा कर रहे हैं और उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो
लोग हैं जो जिनके हाथ में पावर है, जो मुल्क को चलाते हैं, वो अगर कोई भी फैसला करते हैं तो उनको पहले देखना चाहिए कि इसका दूर का कोई नुकसान तो नहीं है। इसलिए कि अगर आप ट्रम्प से भी मिल रहे हैं तो वो तो ऐसा ही है सर, जैसे गवर्नमेंट्स आती हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो अपने लोगों को लगा देती है हर जगह, यहाँ वहां वहां यहाँ। और उसके बाद जैसे वो गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो आती है सबसे पहले उन्हीं लोगों को निकाल के बाहर फेंकती है जिनको पहले गवर्नमेंट ने जॉब्स दी होती है या कहीं लगाया होता है। तो ऐसा ना हो कि ट्रम्प आया है तो ट्रम्प ने आके हमारी तारीफें शुरू कर दी हर जगह, तो हम एकदम ही झाड़ पे चढ़ गए। लेकिन ये कि झाड़ पे चढ़ तो गए, उतरेंगे कैसे? इसलिए कि अगर ट्रम्प के बाद जो दूसरा कोई आएगा, और अगर ट्रम्प का भी मूड बदल गया, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, तो उस वक्त हमारे पास क्या है? हमें अपने आप को इतना रेलिवेंट और इतना स्ट्रांग और इतना काबिल बनाना होगा कि हमारी लोगों को किसी पॉजिटिव वे में हमारी जरूरत पड़े। इसलिए नहीं कि बदमाशियां दिखाने के लिए, कि कभी चाइना को मजा चखाना है तो चलो उसके पैसे जो है वो उड़ा दिए, या कभी भारत को आंखें दिखानी है, या अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है जैसे अमेरिका। अगर हम वो ना करके कोई बेहतर तरीके से हम अपने आप को इस्तेमाल करवाएं, या अपना एक कुछ ऐसा रखें जिससे कि हमारे से दुनिया को कोई फायदा हो, तब तो सही है। वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये लोग तो हमारे टैक्स के पैसे में, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से ये तो सैरे करते ही रहते हैं। ये कौन से अपनी जेब से जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर को जब देखो कहीं जा रहे होते हैं, कभी सऊदीया पहुंच जाएंगे, तो कभी यूके पहुंच जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। एक हॉस्पिटल तो इन लोगों ने यहाँ ऐसा बनाया नहीं जहां पे ये अपना इलाज करवा सके। जब ये बीमार होते हैं तो ये लंदन चले जाते हैं, जरदारी साहब दुबई चले जाते हैं, मरियम नवाज भी किसी यूरोपियन कंट्री में चली जाती है। यहाँ पे तो आम पब्लिक ही रह जाती है जिसके लिए ना मेडिसिन है ना हॉस्पिटल है ठीक तरह के। इन्होंने एक सिंगल हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे ये बड़े बड़े लोग अपना इलाज करवा सकें। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो वही है लूटो ते फूटो पार्टी। ये आएंगे, लूटेंगे मुल्क को और उसके बाद फूट जाएंगे। इतना पैसा बना के, जितना पैसा पहले भी इनके पास है, वैसे एक जमाने में कहा भी करते थे कि जी इतना पैसा है कि नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं कि उनके पास कितना है। इतना ज्यादा पैसा उस वक्त भी था। लेकिन इन लोगों की हवस, इन लोगों की लालच खत्म ही नहीं होती। भाई कुछ पैसा पब्लिक पे भी लगा दें, कुछ पब्लिक के लिए भी काम कर लें। नहीं, हर चीज में जो है बस वो अपनी फोटो लगा के और जी हर जगह पे बड़े बड़े बैनर्स लगा के और अपने आप को बताते रहते हैं जी बड़ा काम किया है। तो ये लोग तो सर इनका क्या है? ये आज इजिप्ट बैठे हैं, कल ये कनाडा बैठे होंगे, कौन से अपनी जेब से कोई खर्चा कर रहे हैं? ना होटल का किराया देना है, ना इन्होंने जहाज का किराया देना है, कुछ करना है। उल्टा वहां जाके और शॉपिंग करके आ जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो किसी भी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो होटलों के किराए और जहाज क्या प्राइवेट जहाजों में जाते हैं, हुकूमती जहाजों सर में वो भिखारी कंट्री के नहीं होते सर। उनकी कंट्रीज के पास पैसे होते हैं सर। उनकी कंट्री ने कुछ कमाया होता है। वो मांग तांग के नहीं गए होते कि जी हमारी कंट्री में का फ्लड भी आ जाए तो पैसा मांग रहे होते हैं, अर्थक्वेक आ जाए तो पैसा मांग रहे होते हैं, IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। एक जमाना वो भी था जिस वक्त कहा जा रहा था कि हमारी डॉलर की रेट इतनी ऊपर जा रही थी कि कहा था कि पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। सर गरीब मुल्कों को ये सूट नहीं करता, गरीब मुल्क के लीडर्स को सूट नहीं करता कि वो जाके 7 स्टार्स में 5 स्टार्स में जो है वो स्टे करें। सर इनको शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन ये सारे के सारे पता नहीं क्या खा के बैठे होते हैं कि जाके बड़े बड़ी होटल्स में ये रुकते हैं और ऐसी शॉप्स के अंदर इनकी फोटोज और वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे। ऐसी शॉप पे जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं जहां पे जैसे कहते हैं ना प्रिंस चार्ल्स या किंग चार्ल्स भी नहीं जाते सर, वहां से जाके सामान खरीद रहे होते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपका वो मैं समझ सकता हूँ। तो ये जब शॉपिंग की बात हो तो जारी बात है बंदे को फील तो होता ही है ना कि पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजिमी ने अपने ही देश के कमर चीमा को सरेआम धो डाला। लाइव डिबेट में वो बोलती हैं कि भाई लड़ते क्यों नहीं भारत से, हर बार सीज फायर की भीख मांग लेते हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे जो भिखारी हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, वहां भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। मतलब एक तरफ से ये है कि पूरा मुल्क ही भिखारी है, ऊपर सत्ता में जो बैठे हैं वो जाते हैं कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, फौज भी सीज फायर की भीख मांग लेती है। अब कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार अपने ही देश को अगर भिखारी कह दे तो समझ लो भाई कितनी बड़ी बेइज्जती है। कमर चीमा जैसे लोग रोज रोज टीवी पर आते हैं, भारत को धमकाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन असलियत ये है कि टैंक में डीजल नहीं है, ट्रेजरी में डॉलर नहीं है और जनता के पास रोजगार नहीं है, और ऊपर से ये लोग धमकाते हैं। इसीलिए आरजू काज़मी का सीधा तंज है कि भाई पूरी आर्मी भीख मांग रही है। ये लाइन सुनते ही सोशल मीडिया फट गया। लोग बोले कि तो पाकिस्तान में सच्चाई भी न्यूज़ बम की तरह फट रही है। अब सोचो, भारत आज स्पेस में सैटेलाइट भेज रहा है, AI टेक्नोलॉजी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और उधर पाकिस्तान अपने ही पत्रकारों की जुबान नहीं संभाल पा रहा। भाई जब देश के अंदर ही लोग बोल दे कि हम भीख मांग रहे हैं तो समझ लो वहाँ की सरकार नहीं, मिजाज ही गिर चुका है।
इंडिया के लिए इससे बड़ा जवाब क्या होगा? बिना कुछ बोले पाकिस्तानी लोग खुद बोल रहे हैं, खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। हमें क्या कहने की जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बोलते रहते हैं कि ये जहाज गिरा दिए, वो जहाज गिरा दिए, दुनिया भर के गिरा दिए, हाँ। लेकिन इनके खुद मीडिया जो पैनल में बैठे हैं वो लोग बोलने लग रहे कि भाई साहब हमारी तो भारत ने ऐसी तैसी कर दी। आरजू काज़मी ने भारत की मदद नहीं की बल्कि पाकिस्तान को उसके आईने में झांकने की हिम्मत दी है। कभी कभी सच्चाई तलवार से नहीं, ऐसे ही सच्चे शब्दों से बयान होती है। आज वही हुआ। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।